नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो दीदी दिल्ली में है और दीदी का दिल्ली में होना कई मायनों में बेहद खास है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। दरअसल जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी तो उसके बाद जुलाई के महीने में ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो हर 2 महीने में दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि 2 के बदले 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद एक बार फिर से ममता बनर्जी दिल्ली में हैं। और क्या अब जो टीएमसी उनकी पार्टी है उसको भी दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश उनकी है? क्योंकि जिस तरह से लगातार वो दिल्ली के दौरे कर रही हैं उसके बाद तो आसार कुछ इसी तरह के नजर आ रहे हैं। विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश ममता बनर्जी एक तरह से करती हुई नजर आ रही हैं। पहले ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के मायने क्या हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बीजेपी विरोधी मोर्चा का अगवा बनने की कोशिश ममता बनर्जी की है। विपक्ष का सबसे ताकतवर चेहरा बनने की कोशिश है। प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर खुद को पेश करने की कोशिश ममता बनर्जी करती हुई नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी ने जीत दर्ज की थी तो उसके बाद उनका ये दूसरा दिल्ली दौरा है। लेकिन क्या वो बीजेपी विरोधी मोर्चे की अगवा बन पाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर ममता बनर्जी के एजेंडे में क्या रहेगा वो भी आपको बता दें। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की चौतरफा घेराबंदी की कोशिश करती हुई नजर आएंगी। विपक्षी पार्टियों की एकजुटता सबसे बड़ा मुद्दा होगा। पीएम से मुलाकात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर चर्चा कर सकती हैं। इसके अलावा वरुण गांधी को टीएमसी में शामिल करने की भी संभावना है। मीडिया से बातचीत में क्या वो एक बार फिर से हिंदी को अहमियत देती हुई नजर आएंगी, इस पर भी हमारी नजरें लगातार रहेंगी। तो कुल मिलाकर ये वो मुद्दे हैं जो इस वक्त टीएमसी के मन में उठ रहे होंगे और ममता बनर्जी इन्हीं मुद्दों को आगे रखकर दिल्ली में जो है अपने इस दौरे का सियासी फायदा उठाने की भी कोशिश करती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो ममता बनर्जी चाहती हैं क्या वो पूरा हो पाएगा? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि विपक्षी एकजुटता की बात तो लगातार ममता बनर्जी कर रही हैं, लेकिन किस तरह से वो दूसरे राज्यों में कांग्रेस पर हमलावर हैं। तो क्या खुद को कांग्रेस से बेहतर साबित करने की उनकी मंशा है? सवाल कई सारे हैं और इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, दूसरा दिल्ली दौरा ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद कितना अहम ये दौरा, और जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला हो उससे ठीक पहले उनका दिल्ली पहुंचना? देखिए, 3 किसान जो कानून है कृषि सुधार के संदर्भ में, उसको लेकर के जो फजीहत बाहर करने की कोशिश किसानों ने की है, संसद में ताकत के रूप में उभर करके विपक्ष किस तरीके से हमलावर हो और कितना सरकार को घेरने की कोशिश करे, ये पूरी कोशिश ममता की होगी कि किस तरीके से विपक्ष के सभी नेताओं को वो समझाने में सफल रहे। तो आपने ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की कि किस तरीके से राहुल गांधी के विकल्प के तौर पर ममता अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल सही बात है। उस कवायद की पहली कवायद के तहत जो पहला उनका प्रयास होगा और इसमें किन किन नेताओं से दिवाकर सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पर। आपने राहुल गांधी के विकल्प के तौर पर कहा। राहुल गांधी वही राहुल गांधी ना जिन्हें अध्यक्ष बनाने में भी कांग्रेस लगातार पीछे हट रही है, या फिर पार्टी में खुद भी द्वंद्व चल रहा है। हालांकि ये तय है कि अगर कोई अध्यक्ष बनेगा आगे तो वो राहुल गांधी ही होंगे, लेकिन वक्त लग रहा है, समय लग रहा है। तो क्या पीएम के विकल्प के तौर पर जो विपक्ष होगा वो राहुल गांधी को मानेगा? ये भी तो सवाल है ना बड़ा। सोहन, आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। और उसी विकल्प को किसी तरीके से पुख्ता करने के लिए और उस विकल्प पे जो नैरेटिव, जो कंसेप्ट बने, उसका जो परसेप्शन बने, उसको पूरी तरीके से फलक पर लाने की कोशिश ममता बनर्जी की है। आप ममता बनर्जी को बिल्कुल मजा हुआ मानिए, क्योंकि ममता बनर्जी जब यहाँ पर आएंगी तो अभी तो जावेद अख्तर से मुलाकात है, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। आप देखिए
विपक्ष के नेता के तौर पर वो मुखर विरोधी है प्रधानमंत्री, लेकिन औपचारिक तौर पर ही सही एक कर्टसी कॉल पर वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगी और बंगाल के विकास योजनाओं और उन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ वो और कैसे कई ऐसे मुद्दे हो सकती हैं जो एक विपक्ष के नेता के उठाया जाना चाहिए। हो सकता है आप देखें एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के जो कुछ भी मुहिम चलाई जा रही है उसमें वो टीएमसी का सहयोग देने की बात करें, तो इसलिए किसानों का ये मुद्दा है उसको ममता एक बड़े नेता पर प्रस्तुत करते हुए विपक्ष के नेता की भूमिका अदा करते हुए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर सकती है। इसके साथ सोनिया गांधी से मुलाकात है, हो सकता है और से भी मुलाकात हो, हालांकि मुलाकात जो है मुंबई में हो सकता है, लेकिन दिल्ली में अगर से मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के मायने हैं। मिलाकर के उनके इस विजिट में किस पक्ष के नेताओं से या अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है, इस पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन सोहन अपना तय मानिए कि ममता अपने आप को विपक्ष के एक प्रमुख नेता के तौर पर प्रस्तुत करेंगी, क्योंकि बार बार ये कहती है कि विपक्ष की जो सम्मिलित राजनीति है, जो प्रयास है, उसमें राहुल गांधी को एक विकल्प देखा जाना चाहिए और टीएमसी का जो मुख्य है उसमें तो ममता बनर्जी किस तरीके से वो विकल्प हो सकती है, चेहरा हो सकती है और वो किस तरीके के जन नेता है। आपने अपनी जिक्र किया था वरुण गांधी, हालांकि ये बहुत होगी कि वरुण गांधी बीजेपी पक्ष को छोड़ेंगे या त्याग पत्र होंगे, लेकिन हाँ अगर एक मुलाकात गांधी से भी होती है तो कयासों का धर्म होगा, उस कयास के कुछ आगे की प्रक्रिया होगी वो उसको भी ममता कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने भी बताया कि हर 2 महीने के अंदर अब वो अभी 2024 पूरा है, लेकिन आप देखिए सामने 4 राज्यों अगर राहुल गांधी के तारतम्य में बैठ जाता है तो आप सह सकते हैं कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी विपक्ष को एक साथ लाने के लिए और वो भी बहुत टैक्टिकल होगा, उस प्रयास में वो सफल होती हुई अगर दिखेंगी निश्चित राहुल गांधी बड़े विकल्प वो सामने अपने अगर यूपी में विपक्ष को एकजुट करने में सफल होती है तो वो अपने आप में ही बड़ी बात होगी। आपने वरुण गांधी का जिक्र किया, जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, लगातार टीएमसी में बीजेपी के हों कांग्रेस के हों, उन नेताओं के जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। उस पर मैं बाद में बात करूंगा आपसे। कृषि कानूनों को लेकर के पहले आपसे एक सवाल ले लेता हूं। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर के अब जो विपक्षी पार्टियों में होड़ मची हुई है वो किसानों की जीत का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। जिस तरह से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं तो उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि जीत का सेहरा उनके सर पर बंधे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कल एक बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि टीएमसी ये श्रेय लेना चाह रही है, जबकि ममता बनर्जी तो दिल्ली में कभी पहुंची भी नहीं थी। तो क्या अगर विपक्ष का अगवा अगर ममता बनर्जी को बनना है तो क्या कांग्रेस को साइडलाइन करना होगा, और कांग्रेस को साइडलाइन अगर करती हैं तो क्या जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसमें साथ देंगी, और क्या फिर जो विपक्ष का एजेंडा मुख्य तौर पर कहा जाता है कि बीजेपी को हटाओ, बीजेपी को हटाना है, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगी वो बिना कांग्रेस के? जहां तक इसको मेरा नजरिया है सोहन, इस समय कोई भी अगर कांग्रेस पे को साइड लाइन करने की बात करता है ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस की रणनीति पर, कांग्रेस हाईकमान पर वो प्रभावी होगा और विपक्ष की जो संवेद आवाज आती है, सम्मिलित आवाज भरती है, उसमें ममता बनर्जी को अगर तरजीह मिले ये कोशिश उनकी होगी और सर्वमान्यता, सर्व स्वीकार्यता की स्थिति बनाने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली दौरा कर रही है। हो सकता है कल वो उत्तर प्रदेश जाए, हो सकता है उसके बाद उनका मुंबई दौरा हो जाए, उसके बाद हो सकता है बिहार का दौरा। और आप ये मत भूलिए कि ममता बनर्जी ऐसी नेता है जो मुद्दों के आधार पर नीतीश कुमार को भी साध सकती हैं। और अगर यह प्रयास होता है तो अपने आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी का सम्मिलित विपक्ष का जहां तक मामला है, एक पक्ष का जहां मामला है भाजपा पीछे करने का, तो उस संदर्भ में ममता बनर्जी हो जाएगी। और ये मत भूलिए कि प्रशांत किशोर अब भी ममता बनर्जी की सरकार है। एक अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आपने कहा कि सर्वसम्मति से अगर विपक्ष को राजी कर लेती है
सर्वसम्मति में कांग्रेस पार्टी भी तो होनी चाहिए ना। और क्या जिस तरह से कांग्रेस का राजनीति करने का तरीका रहा है, जिस तरह से परिवारवाद के आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं, तो क्या अपने से ऊपर दूसरी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ये बर्दाश्त करेगी? देखिए, अभी राजी का समय नहीं आया। अभी कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति है। देखिए, दो ही नेता है, शरद पवार और या तो ममता बनर्जी। शरद पवार की सीमाएं हैं, क्योंकि मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाअघाड़ी रखना है, अभी कांग्रेस पर इतने हमलावर नहीं होते। ममता बनर्जी इसलिए शरद पवार के मुकाबले यहाँ वो एक कदम आगे, और चूंकि वो अभी है बहुत ही एग्रेशन में राजनीति को आगे बढ़ाती है, इस सोच को आगे बढ़ाती है। और हम मत भूलें कि पिछले 2 महीने के दौरान टीएमसी के मुखपत्र से लेकर के सारे बड़े नेता ममता बनर्जी की अहमियत, विपक्षी एकता और एकमात्र चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने में कोई नहीं छोड़ा है। ऐसे में ममता सामने आएंगे, इसलिए साइडलाइन करने को नजदीक करने की जरूरत है। एक ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत है जिसमें कांग्रेस उनका सहयोग। और क्या ममता बनर्जी इसमें सफल हो पाएंगे, इस पर जो है तमाम जो मीडिया है उसकी नजरें लगातार रहेंगी। अब जोड़तोड़ की राजनीति को लेकर के मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं। दरअसल हम देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से बीजेपी के नेता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी जो नेताओं के टीएमसी में शामिल होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता भी लगातार जो टीएमसी है उसमें शामिल हो रहे हैं। कल की बात कर लीजिए आप, कीर्ति आजाद जो है टीएमसी में शामिल हो गए हैं, जो जोड़तोड़ की राजनीति कर रही है। अगर पश्चिम बंगाल के लिहाज से देखें तो फायदा कहीं ना कहीं टीएमसी को हो रहा है, लेकिन अगर केंद्र की राजनीति पर देखें, जिस तरह से कांग्रेस के नेता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, तो फायदा किसको मिलेगा? इसका विपक्ष को मिलेगा या फिर बीजेपी माइलेज लेती हुई नजर आएगी इससे? देखिए, ये तो चुनाव के संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। अब उस समय तात्कालिक परिस्थितियों में उसका मूल्यांकन किया जाता है। अभी चुनाव पीछे है। वास्तव में चुनाव के पहले इस विपक्ष की जो धार है, मजबूती है, ममता बनर्जी का इस तरीके से सक्रिय हो जाना इस बात का संकेत है कि विपक्षी एकता बहुत कमजोर है। अपनी डफली और अपने राग के साथ अगर किसी मंच पर विपक्ष के नेता इकट्ठा हो जाते हैं, यकीन मानिए सोहन, वो एकता सिर्फ समय के लिए एक रैलियों या हाथ उठा करके वी का चिन्ह बनाने भरता है। वो वोट में कैसे कन्वर्ट होगा, इसलिए उसको एक चेहरा चाहिए, और उस चेहरे के रूप में कम से कम भाजपा को पटखनी देने के बाद, सिंह मेजॉरिटी से जीतने के बाद ममता बनर्जी ये दिखाने में सफल हो रही है वो शरद पवार से भी आगे है, और पूरे विपक्ष को एक सूत्र में कॉमन मैन सीएमपी के तहत वो बांट सकती है। इस प्रयास में वो कांग्रेस को भी अपने साथ लाएंगी, ऐसे बना देंगे कांग्रेस को। अच्छा चलिए ठीक है, एक सवाल आपसे ले लेता हूं। दरअसल आप कह रहे हैं कि बीजेपी को पटकनी देने का शायद मादा अगर विपक्ष में कोई रखता है तो वो ममता बनर्जी हो सकती हैं। एक राज्य की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में। चलिए ठीक है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दबदबा है, वहां पर आपने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन जब बात केंद्र की राजनीति की होती है तो फिर तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और शायद एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी काम ना बने, क्योंकि बीजेपी का वर्चस्व जिस तरह से पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है, तो ममता बनर्जी के लिए अगर केंद्र की राजनीति के लिहाज से देखें तो ये शुरुआती क्षण मैं कहूंगा। और क्या पहले तो उन्हें विपक्षी एकजुटता से पार पाना है, उसके बाद सरकार की घेराबंदी, तो दिक्कतें तो आएंगी। और क्या बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है अगर विपक्ष को चेहरा मिल जाता है, क्योंकि लगातार बात ये होती है कि विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। सोहन देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल, और संभावनाओं के आधार पर तदर्थवाद के तहत कुछ ऐसी रणनीतियां और कुछ कॉन्सेप्ट, उसके परसेप्शन, उसके नैरेटिव बदले जाते हैं। उसमें आपका सलाहकार कौन है, आपके रणनीतिकार कौन है, ये देखना होगा। और पूरा विपक्ष अगर एक होता है एक धड़े के साथ, तो इस सीएमपी का निर्माण होगा,
वो उसके लिए तो सबके साथ बैठे। और भारतीय जनता पार्टी इसका मूल्यांकन करती है, इसलिए विपक्षी एकता के वस्तु स्थिति को वो समझती है। और इस वस्तु स्थिति को समझते हुए ममता बनर्जी अगर कोई पहल कर रही है तो आप ये सोचिए कि वो कितने एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती हैं। और आप मत भूलिए कि 4 दशक से अधिक वामपंथी राजनीति और उसके किले को ध्वस्त करने में ममता बनर्जी जिस तरीके से जन नेता के तौर पर उभरी और उसके बाद काल की सत्ता पर वो कायम है, तो निश्चित रूप से एक जन नेता संगठनों के साथ विभिन्न मुद्दों पर अपनी ढपली अपना राग अलाप विपक्ष के नेताओं को एक साथ करने की कवायद कर सकती हैं और उस कवायद में वो जोड़ सकती हैं। और मध्य राजनीति में सब दीदी कहते हैं और दीदी शब्द का मतलब होता है कि उनके साथ हर एक के अपने ऐसे रिश्ते हैं जिसको ममता बनर्जी राजनीति में साध सकती है, उसका प्रयोग कर सकती हैं। और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग शामिल हुए टीएमसी के, उनको उन्होंने लिया, अपने साथ कर लिया। गोवा में पूरी तरीके से उनकी सक्रियता है कि किस तरीके से टीएमसी की वहां भूमिका बढ़े। पूर्वोत्तर हर एक राज्य में टीएमसी बड़ी ताकत के रूप में उभरे, इसके लिए ममता बनर्जी प्रयास कर रही हैं। रही बात शरद पवार, शरद यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और इन जैसे तमाम नेता, साथ ही मार्क्सवादी पार्टियां, वामपंथी पार्टियों को भी एक साथ लाने की कोशिश अगर ममता बनर्जी कर सकती हैं तो उनका ये प्रयास, राजनीतिक बुद्धि कौशल्य, ये चातुर्य निश्चित रूप से उसमें उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स और जितनी वोकल है वो बुरी तरह से प्रभावी होंगे। और मत भूलिए कि उनकी मुलाकात हो सकता है प्रधानमंत्री से हो, तो किस तरीके से एक प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में वो किसान के साथ अन्य मुद्दों उठाएं जिसकी चर्चा संसद में होनी। अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री से मुलाकात में किन मुद्दों को उठाएंगे उसको लेकर के मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल ममता बनर्जी को हम देख रहे हैं कि हिंदी को ज्यादा अहमियत देती हुई नजर आ रही हैं। एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको हिंदी नहीं आता, इस तरह से वो बोलती हुई नजर भी एक रैली में आ रही थी। पिछली बार जब जुलाई में वो दिल्ली पहुंची थी तो उन्होंने मीडिया को हिंदी में संबोधित किया था। तो जिस तरह से मीडिया को हिंदी में संबोधित करना, हिंदी को इतना महत्व देना, तो क्या ये टीएमसी के अपग्रेडेड वर्जन का हिस्सा है या फिर ममता बनर्जी की दूरदृष्टि का नतीजा? ये दूरदृष्टि भी है। और देखिए वो बांग्ला है, बांग्लाभाषी है और बांग्ला मानुष है। और बंगाल में जो राष्ट्रवाद का, जिस राष्ट्रवाद की चर्चा होती है, क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट बना, उसका एक जो परसेप्शन बना, उसके बाद जिस नैरेटिव्स पर स्वतंत्रता आंदोलन चला उसमें बंगाल का बहुत बड़ा महत्व। सुभाष बाबू जैसे लोगों ने जब आजाद हिंद फौज को संबोधित किया था तो उन्होंने अपना संभाषण हिंदी में दिया, ये आप मत भूलिए। तो ममता बनर्जी उसी मिट्टी से हैं, निश्चित रूप से जो हिंदी का प्रयोग कर रही है, सर्वमान्यता और सरकारिता को सिद्ध करने के लिए ये उनका प्रयोग है और ये भी हो सकता है वो सफल हो। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का जिक्र आपने किया था। चलिए ठीक है, आपने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाएंगे, कृषि कानूनों को लेकर के बात करेंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका चेहरा बनने की कोशिश कर सकती है, उनका श्रेय लेने की कोशिश ममता बनर्जी कर सकती हैं। लेकिन जो बंगाल की समस्याएं हैं उनको लेकर के भी तो जिक्र करेंगे। और खासतौर पर एक मुख्य जो दिक्कत सामने आ रही है केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर के, इस पर भी चर्चा होने की संभावना? देखिए ये पूरे देश का मुद्दा है। पैरामिलिट्री के सर्चिंग मोड को जिस तरीके से क्लियर किया गया है, उनका दायरा बढ़ाया गया है, वो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं, इसमें राजस्थान है, हर वो सीमाई राज्य है। तो ये मुद्दा भी अगर उठाते हैं तो आप सोच लीजिए कि वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अगर उठा रहे हैं जिसमें संघवाद पर वो चोट मानती है, तो ये भी आप जानिए कि विपक्ष के नेता के तौर पर एक वैकल्पिक राजनीति को प्रभावित कर रही है जिसमें राहुल गांधी पूरी तरीके से अनफिट हो रहे हैं फिलहाल। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी तो किन मुद्दों पर उनका फोकस रहेगा और किन मुद्दों पर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर विक्रम सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारी आपने हमारे साथ में साझा की। तो दीदी दिल्ली में है और दीदी का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद खास है। क्या
कांग्रेस पार्टी को दीदी का जो ये दिल्ली दौरा है वो रास आ रहा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन नजरें सिर्फ एक सवाल पर हैं, सवाल ये कि क्या विपक्षी एकजुटता में दीदी का ये दिल्ली दौरा संजीवनी का काम कर पाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए अब बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।